और आज जो है हम पढ़ेंगे कि इंटरनेट का जो इतिहास है विश्व स्तर पर वो किस प्रकार का है। इंटरनेट का इंटरनेट पत्रकारिता का इतिहास। तो आइए अब एक नजर विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता के शुरू विकास पर डालते हैं। विश्व स्तर पर इस समय इंटरनेट पत्रकारिता का तीसरा दौर चल रहा है। तो कौन सा दौर चल रहा है बच्चों इंटरनेट पत्रकारिता का? अब तीसरा दौर। पहला दौर कब से कब तक? 1982 से 1992 तक, 82 से 92 तक। अब जो दूसरा दौर है वो 1993 से 2001 तक, और तीसरे दौर का इंटरनेट पत्रकारिता 2002 से अब तक की है। ठीक है, तो तीन दौर अभी तक हैं आपके इंटरनेट पत्रकारिता के इतिहास के। पहले चरण में इंटरनेट खुद प्रयोग के धरातल पर था। जो पहला चरण था, हमारा पहला दौर था, तो उसमें जो इंटरनेट था वो खुद ही जो है प्रयोग के धरातल पर था, मतलब इतना विकसित नहीं था। इसलिए बड़े प्रकाशन समूह यह देख रहे थे कि कैसे अखबारों की उपस्थिति सुपर इंफॉर्मेशन हाईवे पर दर्ज की जाए। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी वो ये देख रही थी कि किस प्रकार जो है अखबारों की उपस्थिति भी इंटरनेट पर की जाए। तब एओएल यानी अमेरिका ऑनलाइन जैसी कुछ चर्चित कंपनियां सामने आई, लेकिन कुल मिलाकर यह प्रयोग का दौर था। मतलब उस समय प्रयोग, नए नए प्रयोग जो है पहले दौर में हो रहे थे इंटरनेट पत्रकारिता में। सच्चे अर्थों में इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत 1983 से 2002 के बीच में हुई। इस दौर में तकनीक के स्तर पर भी इंटरनेट का जबरदस्त विकास हुआ। नई वेब भाषा, तो सही अर्थों में बच्चों इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? 1983 से 2002 के बीच। तो इस दौर में जो तकनीक थी, तकनीकी स्तर पर भी जो है इंटरनेट का जबरदस्त विकास हुआ। नई वेब भाषा HTML, हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज। तो HTML की फुल फॉर्म क्या है बच्चों? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आई इंटरनेट ईमेल आया, इसके बाद पहले HTML आया। आई मतलब नई भाषा, नई वेब भाषा। HTML क्या होती है? नई वेब भाषा। HTML क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आई। और उसके बाद इंटरनेट ईमेल आया, इंटरनेट एक्सप्लोरर और नेटस्केप नाम के ब्राउजर। वह औजार, इंटरनेट एक्सप्लोर और नेटस्केप जो ब्राउजर हैं बेटा, वो क्या होते हैं? वे औजार जिसके जरिए विश्वव्यापी जाल में गोते लगाए जा सकते हैं। तो उन्होंने इंटरनेट को और भी सुविधा संपन्न और तेज रफ्तार बना दिया। मतलब जो इंटरनेट है, इनके आने से, एक्सप्लोर और नेटस्केप के आने से जो इंटरनेट है वो और अधिक जो है सुविधा संपन्न हो गया और तेज रफ्तार जो है इसकी हो गई इंटरनेट की। इस दौर में लगभग सभी बड़े अखबार और टेलीविजन समूह विश्व जाल में आए। वर्ल्ड वाइड वेब, विश्वव्यापी अंतरजाल, WWW। तो विश्वव्यापी अंतरजाल, वर्ल्ड वाइड वेब की बेटा हिंदी होती है विश्वव्यापी अंतरजाल। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, CNN, BBC सहित तमाम बड़े घरानों ने अपने प्रकाशनों प्रसारणों के इंटरनेट संस्करण निकाले। दुनिया भर में इस बीच इंटरनेट का काफी विस्तार हुआ। न्यू मीडिया के नाम पर .com कंपनियों का उफान आया। जिसे देखो वही इंटरनेट और .com की बात करने लगा। लोग रातों रात अमीर बनने का ख्वाब देखने लगे, इसलिए जितनी तेजी के साथ यह उफान आया था, उतनी ही तेजी के साथ इसका बुलबुला फूटा भी। सन 1996 से 2002 के बीच अकेले अमेरिका में ही 5 लाख लोगों को .com की नौकरियों से हाथ धोना पड़ा। विषय सामग्री और पर्याप्त आर्थिक आधार के अभाव में ज्यादातर .com कंपनियां बंद हो गई। लेकिन यह भी सही है कि बड़े प्रकाशन समूहों ने इस दौर में भी
खुद को किसी तरह जमाए रखा, क्योंकि जनसंचार के क्षेत्र में सक्रिय लोग यह जानते थे कि और चाहे जो हो, सूचनाओं के आदान प्रदान के तौर पर इंटरनेट का कोई जवाब नहीं है। यानी कि सूचनाओं के जो सूचनाओं का आदान प्रदान है, जैसा इंटरनेट पर होता है, वो किसी भी जो है कहीं भी ऐसा संभव नहीं है। इसका कोई सानी ही नहीं है इंटरनेट का सूचनाओं के आदान प्रदान में। इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इसलिए इसकी प्रासंगिकता हमेशा बनी रहती है। इसलिए कहा जा रहा है कि इंटरनेट पत्रकारिता का 2002 से शुरू हुआ तीसरा दौर सच्चे अर्थों में टिकाऊ हो सकता है। कि जो दूसरा दौर चला था, वो जैसे उफान के साथ आया था, वैसे ही वो पानी के बुलबुले की तरह फूट भी गया था। लेकिन जो 2002 से जो तीसरा दौर शुरू हुआ है इंटरनेट का, वो सही अर्थों में टिकाऊ सा लग रहा है। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का भी दूसरा दौर चल रहा है। भारत के लिए पहला दौर, देखिए बेटा, अब जो हमने दौर पढ़ा था वो विश्व स्तर पर पढ़ा था, ध्यान दे। विश्व स्तर पर अब तीसरा दौर चल रहा है, लेकिन भारत के लिए जो है ये अभी इंटरनेट पत्रकारिता का दूसरा दौर है। तो भारत के लिए पहला दौर 1993 से शुरू माना जाता है, जबकि दूसरा दौर 2003 से शुरू हुआ है। पहले दौर में हमारे यहाँ भी प्रयोग हुए, .com का तूफान आया और बुलबुले की तरह फूट गया। अंततः वही टिके रह पाए जो मीडिया उद्योग में पहले से ही टिके हुए थे। आज पत्रकारिता की दृष्टि से टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू ट्रिब्यून, स्टेट्समैन, पायनियर, एनडीटीवी, आईबीएन, जी न्यूज, आज तक, आउटलुक की साइटें ही बेहतर है। इंडिया टुडे जैसी कुछ साइटें भुगतान के बाद ही देखी जा सकती हैं। जो साइटें नियमित अपडेट होती हैं उनमें है हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, आउटलुक, इंडियन एक्सप्रेस, एनडीटीवी, आज तक और जी न्यूज जो है प्रमुख है। लेकिन भारत में सच्चे अर्थों में यदि कोई वेब पत्रकारिता कर रहा है तो वह rediff.com, इंडियाई फोलाइन व सीफी जैसी कुछ ही साइटें हैं। तो वेब पत्रकारिता सही अर्थों में कौन कर रहा है भारत में? rediff.com, इंडियाई फोलाइन व सोफी जैसी कुछ जो साइटें हैं, वे जो है सही अर्थों में, सच्चे अर्थों में जो है इंटरनेट पत्रकारिता का काम कर रही है। रिडिफ को भारत की पहली साइट कहा जा सकता है जो कुछ गंभीरता के साथ इंटरनेट पत्रकारिता कर रही है। वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुद्ध करने का श्रेय तहलका.com को है। वेब पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का जो श्रेय है वो जाता है तहलका.com को। शॉर्ट क्वेश्चन बच्चों अंडरलाइन करेंगे यहाँ से। रिडिफ के बारे में भी, तहलका.com के बारे में भी शॉर्ट क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में साथ साथ राइट करते रहें, क्योंकि हर एक लेसन से आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी आने हैं। नेक्स्ट है बेटा हिंदी नेट संसार। हिंदी नेट संसार, अब हिंदी की बात करें, हिंदी में नेट पत्रकारिता वेब दुनिया के साथ शुरू हुई। हिंदी में जो नेट पत्रकारिता है वो वेब दुनिया के साथ शुरू हुई है। इंदौर की नई दुनिया समूह से शुरू हुआ यह पोर्टल हिंदी का संपूर्ण पोर्टल है। इसके साथ ही हिंदी के अखबारों ने भी विश्व जाल में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी शुरू की। जागरण, अमर उजाला, नई दुनिया, हिंदुस्तान, भास्कर, राजस्थान पत्रिका, नव भारत टाइम्स, प्रभात खबर व राष्ट्रीय सहारा के वेब संस्करण शुरू हुए। प्रभा साक्षी नाम से जो है शुरू हुआ अखबार प्रिंट रूप में न होकर सिर्फ इंटरनेट पर ही उपलब्ध है। तो कौन सा ऐसा अखबार है जो प्रिंट
में उपलब्ध न होकर, प्रिंट रूप में उपलब्ध न होकर सिर्फ इंटरनेट पर ही उपलब्ध है, तो ऐसा जो अखबार है उसका नाम है बेटा प्रभा साक्षी। शॉर्ट क्वेश्चन इधर से, तो कौन सा अखबार है? प्रभा साक्षी। प्रभा साक्षी जो है अखबार, वो प्रिंट रूप में उपलब्ध न होकर सिर्फ इंटरनेट पर ही उपलब्ध है। आज पत्रकारिता के लिहाज से हिंदी की सर्वश्रेष्ठ साइट बीबीसी की है। तो पत्रकारिता के लिहाज से, पत्रकारिता के क्षेत्र में हिंदी की सबसे उत्तम जो साइट है वो कौन सी है? बीबीसी। यहाँ यही एक साइट है जो इंटरनेट के मानदंडों के हिसाब से चल रही है। जो बीबीसी साइट है हिंदी की, वही जो है इंटरनेट के मानदंडों के हिसाब से चल रही है। वेब दुनिया ने शुरू में काफी आशाएं जगाई थी, लेकिन धीरे धीरे स्टॉक और साइटों की अपडेटिंग में कटौती की जाने लगी, जिससे पत्रकारिता को वह ताजगी जाती रही पत्रकारिता की जो शुरू में नजर आती थी। हिंदी वेब जाल का एक अच्छा पहलू यह भी है कि इसमें कई साहित्यिक पत्रिकाएं चल रही हैं। अनुभूति, अभिव्यक्ति, हिंदी नेस्ट, ट्राय आदि अच्छा काम कर रही हैं। हिंदी की साहित्यिक जो पत्रकारिताएं हैं वेब जगत में, वो कौन सी हैं बेटा? अनुभूति, अभिव्यक्ति, हिंदी नेस्ट, ट्राय। यही नहीं, सरकार के तमाम मंत्रालय यही नहीं, सरकार के तमाम मंत्रालय, विभाग, सार्वजनिक उपक्रम और बैंकों ने भी अपनी हिंदी अनुभाग शुरू किए हैं, जो भले ही आज तकनीकी उपेक्षा के शिकार हैं, लेकिन उनका जो डाटा है वैसे तो तैयार हो ही रहा है। अंततः ये सब मिलकर हिंदी की ऑनलाइन पत्रकारिता का मार्ग प्रशस्त करती हैं। कुल मिलाकर हिंदी की वेब पत्रकारिता अभी अपने शैशव काल में है। शैशव काल में मतलब अभी इतनी अधिक विकसित नहीं हुई है। जैसे एक बच्चा होता है छोटा सा, तो वो इतना विकसित नहीं होता, वैसे ही अभी तक जो हिंदी पत्रकारिता है वो इतनी अपने मतलब शैशव काल में है। वेब पत्रकारिता सबसे बड़ी समस्या हिंदी के फॉन्ट की है। अभी भी हमारे पास कोई एक कीबोर्ड नहीं है। डायनेमिक फॉन्ट की अनुपलब्धता के कारण हिंदी की ज्यादातर साइटें खुलती ही नहीं है। अब माइक्रोसॉफ्ट और वेब दुनिया की ने यूनिकोड फॉन्ट बनाए हैं, लेकिन ये भी खास लोकप्रिय नहीं हो पा रहे हैं। हिंदी जगत जब तक हिंदी के बेलगाम फॉन्ट संसार पर नियंत्रण नहीं लगाएगा और कीबोर्ड का मानकीकरण नहीं करेगा, तब तक जो हिंदी के फॉन्ट की जो समस्या है वह बनी रहेगी। तो बच्चों, ये लेसन था हमारा विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। तो विभिन्न माध्यमों के लिए जब हम लेखन करते हैं तो हमें किन किन बातों का जो है ध्यान रखना पड़ता है, और किन किन बातों का ध्यान रखते हुए हमें विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन करना चाहिए, चाहे रेडियो है, टेलीविजन है, प्रिंट माध्यम है, इंटरनेट है। तो इन सब के लिए जो लेखन है वो किस प्रकार का होना चाहिए, इसके बारे में जो है हमने पढ़ा। अब जो है हम देखते हैं कि इस जो लेसन का जो हमारा है बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, वैसे मैंने साथ साथ बेटा आपको सभी जो है राइट करवा दिए हैं क्वेश्चन, तो फिर भी ये है कि जो इसका बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो आप देख लें, थोड़ा सा देख लेते हैं। हम लेसन हमने रीड कर लिया है अच्छी तरह से। तो है फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं, स्टिक विकल्प का निशान लगाइए। तो इंटरनेट पत्रकारिता आजकल बहुत लोकप्रिय है, क्योंकि
देखिए, अभी अभी हमने इंटरनेट पत्रकारिता पढ़ा है, तो इंटरनेट पत्रकारिता आजकल बहुत लोकप्रिय है, क्योंकि इससे न केवल सब खबरों का संप्रेषण, पुष्टि, सत्यापन ही होता है, बल्कि खबरों के बैकग्राउंड तैयार करने में तत्काल सहायता मिलती है। ठीक है बेटा, तो फोर्थ जो पार्ट है इज करेक्ट। नेक्स्ट है, टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण है विजुअल, नेट, बाइट, उपयुक्त, सभी। तो आंसर आएगा उपयुक्त सभी। रेडियो समाचार की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? जो समाचार वाचक आसानी से पढ़ सके। तो समाचार की भाषा ऐसी होनी चाहिए जो समाचार वाचक इस भाषा को आसानी से पढ़ सके। ओके, नेक्स्ट इज विभिन्न जनसंचार माध्यम, प्रिंट माध्यम, रेडियो, टेलीविजन, इनसे जुड़ी 5 खूबियां और खामियां आपने लिखी भी हुई है बेटा, फिर भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जो प्रिंट माध्यम है, इसकी खूबियां क्या है कि इसमें छपाई होने के कारण शब्दों में स्थायित्व रहता है। दूसरा, रुचि एवं इच्छा अनुसार समय मिलने पर हम इसे पढ़ सकते हैं। जो हमारा इंटरेस्ट है, जितनी हमारी रुचि है, वही समाचार हम पढ़ सकते हैं। इसे संदर्भ की तरह प्रयोग कर सकते हैं। जैसे डिक्शनरी होती है हमें हमारी, कभी भी हम इसको देख सकते हैं, वैसे ही जो है प्रिंट माध्यम को भी हम संदर्भ की तरह प्रयोग कर सकते हैं। पढ़ते समय सोचने समझने के लिए अपनी सुविधा अनुसार आ जाती कि जब हम प्रिंट माध्यमों को पढ़ते हैं, तो पढ़ते समय सोचने समझने के लिए अपनी सुविधा अनुसार हमें आ जाती होती है। इनकी भाषा भी जो है वो अनुशासन पूर्ण होती है। खामियां क्या है बेटा? प्रिंट माध्यम की खामियां क्या है, कमियां क्या है? निरक्षर लोग इन्हें पढ़ नहीं सकते, जिनको अक्षर ज्ञान नहीं है, और घटना की जो तत्कालिक जानकारी है वो हमें नहीं मिलती, क्योंकि ये हर 24 घंटे के बाद जो है अखबार अपडेट होता है। स्पेस का ध्यान रखना होता है, इसमें जो है स्पेस होता है उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। छपी हुई त्रुटियों का निराकरण नहीं हो सकता। अगर त्रुटि एक बार छप गई है और न्यूज़पेपर आ गया है बाजार में, तो उसे दोबारा ठीक नहीं किया जा सकता। तो ये हैं प्रिंट माध्यम की खामियां यानी कि कमजोरियां। नेक्स्ट है रेडियो। रेडियो की जो खूबियां हैं वो क्या है? इसे कहीं भी सुना जा सकता है, शब्दों का माध्यम है, उल्टा पिरामिड शैली में जो है ये समाचार लेखन होता है रेडियो के लिए। साक्षर निरक्षर सभी के लिए यह जो है समान रूप से उपयोगी है, क्योंकि निरक्षर लोग भी जो है इसको सुन सकते हैं रेडियो को। अब कमियां क्या है बेटा? रेडियो की खामियां क्या है कि समाचारों पर विचार करते हुए रुक रुक कर नहीं सुना जा सकता। कि हम ये नहीं है कि एक समाचार हमने सुना और फिर उस पर विचार करें, सोचे समझे और फिर अगला समाचार सुने, तो ऐसा संभव नहीं है। रेडियो पर एक रेखीय माध्यम है कि भाई एक रेखा में, यानी कि जो समाचार वगैरह है, यदि हम कुछ सुनते हैं और हमें से हम रोकना चाहते हैं तो नहीं रोक सकते। है जो अपनी एक निरंतर गति से चलता रहता है। समाचार के समय का इंतजार करना पड़ता है। जब भी समाचार जो है इस समय आएंगे, तभी तब तक हम वेट करते हैं और तभी समाचार सुनते हैं। और इतना आकर्षक भी जो है ये नहीं है, लोगों को अपनी तरफ कम आकर्षित करता है रेडियो, और श्रोताओं को बांध कर रखना प्रसारणकर्ताओं के लिए कठिन हो जाता है। जो भी कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं उनके लिए श्रोताओं को जो बांधना है वो कठिन हो जाता है, बांध कर रखना। नेक्स्ट है बेटा टेलीविजन। देखने एवं सुनने का माध्यम है, और हमें ऐसा लगता है जैसे सजीव प्रसारण हमारे सामने हो रहा है। ब्रेकिंग न्यूज की भी जो है व्यवस्था है और आकर्षक माध्यम है, और कह सकते हैं कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक खबरें जो है दी जा सकती हैं टेलीविजन पर, क्योंकि दृश्य दिखाकर जो है एक लाइन में ही
एक वाक्य में ही पूरी खबर को दिखाया जा सकता है, बताया जा सकता है दृश्य दिखाकर। ऐसा रेडियो में संभव नहीं है। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक सब खबरें पहुंचाने में समर्थ है टेलीविजन। श्रोताओं को बांध कर रखना और प्रसार जो है, ये टेलीविजन जो है श्रोताओं को बांध कर रख सकता है। अब इसकी कमियां क्या है बेटा? कि घटनाओं को एक तो बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है टेलीविजन पर। फिर क्या है कि एडवर्टाइजमेंट बहुत आती हैं, विज्ञापनों जो विज्ञापन होते हैं उनकी अधिकता होती है। निष्पक्षता जो है संदिग्ध होती है कि भाई जो डिसीजन दिया गया है टेलीविजन पर तो वो निष्पक्ष है या नहीं है। तो जो निष्पक्षता है टेलीविजन की वो संदिग्ध होती है, उस पर संदेह किया जा सकता है। अत्यधिक बाजारों उन्मुख, जो टेलीविजन है वो अत्यधिक महंगा भी जो है लोगों को पड़ता है। बाजारों मानक एवं शिष्ट भाषा का अभाव, कि टेलीविजन में जो है स्टैंडर्डाइज्ड और शिष्ट भाषा का जो है कमी होती है। तो ये भी कारण है कि टेलीविजन रेडियो से कम है। नेक्स्ट है इंटरनेट। इंटरनेट की खूबियां क्या है? हर समय जो है समाचार एवं सूचनाएं उपलब्ध रहती हैं। अत्यंत तीव्र गति वाला माध्यम है। ज्ञान एवं मनोरंजन का अद्भुत खजाना है। समूचा अखबार इंटरनेट पर जो है हम देख सकते हैं, पूरा का पूरा कोई भी अखबार हम इंटरनेट पर देख सकते हैं। साहित्यिक पत्रकारिता हेतु उचित मंच, कि साहित्यिक पत्रकारिता के क्षेत्र में भी ये अच्छा जो है मंच साबित होता है इंटरनेट। अब इसकी कमियां क्या है? अश्लीलता फैलाने वाला है। दूसरा, दुष्प्रचार का साधन है, दुष्प्रचार भी करता है। जहां तक यह है अच्छे प्रचार करता है तो दूषित प्रचार भी करता है। भ्रामक खबरों की भरमार, बहुत सारी भ्रामक खबरें होती हैं जो है हमें इंटरनेट पर दिखाई जाती हैं और हमारे अंदर भ्रम उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट है बेटा, महंगा साधन है और दुष्प्रचार का साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट पत्रकारिता सूचनाओं को तत्काल उपलब्ध कराता है, परंतु इसके साथ ही उसके कुछ दुष्परिणाम भी हैं। उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अभी अभी जो हमने दुष्परिणाम पढ़े हैं बेटा वही आपने बताने हैं, कि बहुत महंगा है और यह दुष्प्रचार का साधन है। इसके कारण युवा जो है अनैतिक कार्यों की तरफ आकृष्ट होते हैं इंटरनेट के कारण, और यह समाज में अश्लीलता एवं गंदगी फैलाने का भी साधन बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रोताओं तथा पाठकों को बांध कर रखने की दृष्टि से प्रिंट माध्यम, रेडियो और टीवी में सबसे सशक्त माध्यम कौन सा है? यह इसके पक्ष और विपक्ष में उत्तर देना है। तो पक्ष में उत्तर, श्रोताओं या पाठकों को बांधकर रखने की दृष्टि से प्रिंट माध्यम, रेडियो और टेलीविजन में सबसे जो सशक्त माध्यम है वो है टीवी। प्रिंट माध्यम, रेडियो और टीवी में सबसे सशक्त माध्यम है टेलीविजन। तो टेलीविजन के पक्ष में हम तर्क देते हैं। टेलीविजन जो है, टेलीविजन पर समाचार सुनाई देने के अलावा दिखाई भी देते हैं, जिससे यह दर्शकों को अच्छा लगता है, माने रखता है। नंबर 2, सचित्र प्रसारण से समाचार जो है अधिक तथ्यपरक और प्रामाणिक बन जाते हैं। जब इस चित्र के साथ प्रसारण होता है तो जो तथ्य है वो बिल्कुल प्रामाणिक बन जाते हैं।
इससे साक्षर निरक्षर दोनों ही तरह के दर्शक लाभान्वित होते हैं। कम समय में अधिक समाचार दिखाए जा सकते हैं। समाचारों के अलग अलग रुचिकर ढंग से इनको दिखाया जा सकता है। समाचारों को अलग अलग तरीके से रुचिकर ढंग से दिखाया जा सकता है। विपक्ष में तर्क देंगे तो टीवी जो है समाचार सुनने और देखने का महंगा साधन है। दूर दराज और दुर्गम स्थलों पर हम इसको नहीं ले जा सकते। तो समाचार सुनने के लिए निश्चित समय का इंतजार करना पड़ता है और इच्छा अनुसार रुक रुक कर सोच विचार करते हुए अगले समाचार को नहीं सुना जा सकता। तो ये जो लेसन है बेटा आज हमारा समाप्त होता है। इसकी जो बैक एक्सरसाइज है वो आप करेंगे, साथ साथ क्वेश्चन शॉर्ट और आपने जो है इंटरनल आपने राइट कर लिए हैं। तो बैक एक्सरसाइज के पीडीएफ से आज आप क्वेश्चन लिख लेंगे। धन्यवाद बच्चों। क्या करने सोच रहे हो? पेंटिंग।